तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ मैथमेटिक्स की, कुछ कहानियों की, कुछ किस्सों की और आज शायद भूतों की भी हो सकती है, क्योंकि हम बैठे हैं छत पे। आपने कहा था वो स्टूडियो शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा, मगर देखिए बात यह है कि हम खुले आसमान में जीने वाले परिंदे हैं, तो शायद एक दिन खुले आसमान में ही चले जाएं। तो आज खुले आसमान में ही साइंस की बातें करते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है उस ज़रूरत के बारे में जिस वजह से आप सबको पता है, एक दुनिया की सबसे बड़ी तहलका थ्योरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके बाद आई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने जन्म कैसे लिया? क्या रैंडमली किसी इंसान को एक दिन सपना आ गया था और उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना दी, या फिर वो वक्त की गुहार थी, वो वक्त की ज़रूरत थी? आज उन्हीं सब मुद्दों पे बात होने वाली है कि कैसे एक इंसान ने न्यूटन की सारी चीज़ों को धराशायी करके ये साबित कर दिया था कि टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जैसे कि डाली की पेंटिंग में कहते हैं कि मोल्टन क्लॉक्स, जिससे हम देखते हैं कि क्लॉक्स जो है पिघल रही है, इसका मतलब वक्त एक जैसा नहीं है। कैसे वो कंसेप्ट आता है, उस चीज़ को बनाया जाता है कि ग्रेविटी भी टाइम को मोड़ सकती है, स्पेस को मोड़ सकती है। कैसे टाइम डायलेशन निकल के आया, कैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकल के आया, और जिस वजह से पूरी की पूरी मॉडर्न साइंस बनी। आज उस ज़रूरत के बारे में बात होने वाली है कि क्यों ज़रूरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आना, क्यों ज़रूरत था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आना, और कैसे ये सारे सवाल उठे। कैसे हम जान पाए कि लाइट जो है वो हर मूविंग फ्रेम के लिए, चाहे किसी भी मोशन में हो, तेज हो, धीरे हो, कैसा भी हो, लाइट की स्पीड हमेशा सी ही रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो स्वागत करते हैं, चालू करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर साहब, म्यूजिक। Einstein's special theory of relativity lays out the whole recipe of how you can move into the future. Can you travel faster than the speed of light to a wormhole? But we certainly know that you can travel forward. All of the theories are mathematically inconsistent. Understanding time is essential to understanding relativity. वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। गाइस देखो, हर बार हम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग के उस कीड़े को एक बार फिर से ज़रा सा सताने के लिए। मगर आज का वीडियो एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू हुआ था, और वो ये था कि जैसा कि सूफिया ने आपको अभी अभी बताया कि हमें मतलब मेजॉरिटी लोगों को शायद एक मिसकंसेप्शन ये है कि आइंस्टाइन की, अभी खैर उन्होंने जो थ्योरी दी थी हमें, वो है ही काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल। दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देना है, ये कोई आम बात नहीं है। मगर क्या हम उन्हें फॉल्सली क्रेडिट करते हैं बहुत ज्यादा जीनियस होने के लिए? क्यों? मैं ये सोच रहा था कि क्या उन्हें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी उनकी कहानियां आती रहती है कि वो सपने बहुत देखते थे, सो जाते थे बहुत, और फिर उठते थे और फिर एकदम से थियराइज करना शुरू कर देते थे। वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी थॉट एक्सपेरिमेंट्स, ये सब बातें सही हैं, मगर जैसा न्यूटन कहते थे दैट आई हैव स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। बिल्कुल। सो व्हाट आई स्टार्टेड आस्किंग वाज ऑन हुज शोल्डर वाज आइंस्टाइन स्टैंडिंग। तो ये कहानी वहां से शुरू हुई, और अब आपसे पहला सवाल सुफियान मेरा ये है कि उस समय ऐसा हुआ क्या था, कि क्या कमियां हम, मतलब हमारे आजू बाजू की अंडरस्टैंडिंग जैसे बढ़ रही थी, उनमें क्या गैप्स आ रहे थे जिससे ऐसा लगने लगा कि शायद हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को या तो बेहतर करना होगा या अपना नजरिया ही बदलना होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा मैं आपको, बस ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो बन रही है वो आज बन रही है डॉक्टर साहब के वजह से ही। इन्होंने रैंडमली कल या परसों रात में आके बोला, यार सुफियान, यार एक बात बता, कैसे आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सोचा। वो थॉट एक्सपेरिमेंट, हम सबको पता है कि वो ट्रेन पे बैठे और उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट किया कि अगर 2 लाइटनिंग एक साथ स्ट्राइक कर जाए तो क्या एक ऑब्जर्वर जो ट्रेन पर है वो दोनों को एक साथ ही स्ट्राइक करते हुए देखेगा। तो सारी थॉट एक्सपेरिमेंट ये बातें चल रही थी, लेकिन आया क्यों, जरूरी क्यों था? तो ये सारा का सारा जो वीडियो पे आज डिस्कशन होने वाला है उसका श्रेय जाता है डॉक्टर साहब को। और बात ये रही कि कैसे कैसे कंसेप्ट आए जिसने इस चीज़ को जन्म दिया। जैसे कि आप सबको भी पता है, हम सबको भी पता है कि न्यूटन साहब जो थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट कह लीजिए, मगर बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे मतलब एस्ट्रोफिजिसिस्ट उनको हमेशा कहते हैं कि न्यूटन सबसे ज़्यादा जीनियस था। तो न्यूटन के जीनियस होने का रीज़न ये था कि उसने उनके हिसाब से उस समय दुनिया समझ ली थी, और दुनिया को उन्होंने एक मशीन माना हुआ था, एक क्लॉक माना हुआ था। कॉज एंड इफेक्ट की बात तो खैर आइंस्टाइन भी करते हैं, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट पे दुनिया चल रही थी। सारी की सारी चीज जो है ना, वो एक सटीक वे में चलती थी। उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी थी, जिसमें से एक थ्योरी आती है लाइट के ऊपर। शुरू होती है जर्नी कि क्यों जरूरत पड़ी आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कैसे वो कंसेप्ट आया, सारा का सारा शुरुआत होती है लाइट से ही।
लाइट न्यूटन साहब ने, आप सबको पता है, पार्टिकल माना था, उसका नाम जो था कॉर्पस्कुल्स, क्या नाम था? कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स। डॉक्टर साहब हमारे जो है बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई ही इज हियर। एनीवे, नहीं, बात ये कोशिश भी नहीं करता सही से प्रोनाउंस, कॉर्पस्कल्स। यस, कॉर्पस्कल्स। तो बात ये है कि उनके थ्योरी के हिसाब से, न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से, आप सबको पता है, मैंने वीडियो में बोला था कि लाइट जो है पार्टिकल है, रिफ्लेक्शन की होता है, बाउंस बैक कर जाती है। रिफ्रैक्शन की होता है क्योंकि जब लाइट किसी डेंसर मीडियम में एंटर करती है, मतलब कि जो लाइट के लिए ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होता है, उसमें उसकी स्पीड बढ़ जाती है उनके हिसाब से, इसलिए वो मुड़ जाती है। और बाद में स्नेल्स लॉ को वो भी, मतलब स्नेल्स लॉ को भी वेरीफाई करते हैं। और भी कई सारे रीजंस वो दे रहे थे कि जैसे कि अगर लाइट वेव होती, हाँ, तो हमारे जो शैडोज पड़ते हैं वो हाँ, इतने परफेक्ट नहीं पड़ते, शार्प नहीं पड़ते। इसके बारे में हमने बात की है कई सारे वीडियोस में। हाँ। खैर वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, बिल्कुल दिख जाएंगे, वो वीडियो का थंबनेल दिख जाएगा। तो न्यूटन साहब ने बोल दिया लाइट एक पार्टिकल है, बात खत्म हो रही थी, न्यूटन को कोई काट नहीं सकता था। मगर कुछ एक्सपेरिमेंट ये सारी बातें साबित नहीं कर रहे थे, जिनमें से कुछ चीज़ें आती है, कुछ फिनोमिनाज आते हैं, जैसे कि क्या है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, कि लाइट कई कई मीडियम के अराउंड मुड़ रही थी, यानी कि पार्टिकल तो नहीं है। यस। इंटरफेरेंस इस दुनिया का, इस साइंस की जगत का सबसे बेहतरीन जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जहां यह साबित हो जाता है कि लाइट जो है वेव ही होनी चाहिए। यहां पर आके न्यूटन हारने लगे थे। तो लाइट की बातें होने लगी थी वेव में। अब जब वेव की बातें हो रही है कि वेव है लाइट, तो हम सबको पता है कि वेव जो ट्रैवल करती है मीडियम में, तो मीडियम को बचाने के लिए, मीडियम को बनाने के लिए, लाइट की थ्योरी को बचाने के लिए हमने एक कंसेप्ट भी दे दिया था कि ईथर है आसपास, लुमिनिफेरस ईथर। आहा, क्या शब्द बोला इन्होंने। तो वो मीडियम है जिसमें लाइट ट्रैवल करती है। अब बहुत सारे जाइंट्स आने लगे थे, जैसे कि सबसे तहलका चीज क्या हुई थी, जब तुक्के में, जितना मैंने पढ़ा इसके बारे में, कि ओस्टर्ड साहब गलती से अपना कंपस, अपने क्लासरूम में लेक्चर दे रहे थे, अपना कंपस अपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रख देते हैं, वायर के पास रख देते हैं, और वो देखते हैं कि तार से निकलते हुआ करंट उनके कंपस के नीडल को हिला देता है, यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब इस चीज को आगे ले गए आगे फैराडे साहब ने क्या बोला, अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट बना सकती है, जो कि साबित भी हो गया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स करंट प्रोड्यूस कर देता है। इंडीड। ये सारी चीजें चल रही थी। फिर आते हैं मैक्सवेल साहब, जब उन्होंने ये सारी बातें भी साबित करके जोड़ दी। इसके बारे में एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप ये है कि मैक्सवेल का आना जरूरी क्यों था। क्योंकि माइकल फैराडे जो थे, माइकल फैराडे का हर इंसान की कुछ ना कुछ खासियत होती है और कुछ कुछ कमी भी होती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि आइंस्टाइन की मैथ्स थोड़ी कमजोर थी, थोड़ी सी कमजोर थी मतलब हम सबसे तो खैर बहुत तहलका ही अच्छी थी मगर थोड़ी सी कमजोर थी। उनको अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनफैक्ट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के वक्त भी उनकी वाइफ जो थी, वन ऑफ द वाइफ जो उस समय थी उनकी, वो बेहतरीन मैथमेटिशियन ही थी। जीनियस वेब सीरीज देखिएगा आप जरूर, उसके अंदर वो जिक्र भी है, वो पूरा सिनेरियो भी है। यस। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो माइकल फैराडे बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटियर थे। वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छा करते थे। उनका इन्फ्रेंसेस काफी लॉजिकल तरीके से निकाल पाते थे। मगर शायद उनके भी मैथ्स टीचर शायद बहुत ज्यादा मारते होंगे या कुछ करते होंगे, उनकी भी मैथ्स थोड़ी कमजोर थी। तो मैथमेटिकली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, हम उसको एक मैथमेटिकल शेप नहीं दे पा रहे थे। और यहाँ पर कई, मतलब ऐसा होता है कि जहां पर भी साइंस में गैप आता है वो एक हॉट टॉपिक बन जाता है। तो कई लोग इस पर स्टडी करने लगे, उनमें से एक थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। कैरी ऑन प्लीज। हाँ, तो मैक्सवेल साहब की बात जब चल रही थी तो मैक्सवेल साहब ने एक चीज बताई कि देखिए करंट, अब देखिए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, यानी कि करंट बना रही है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फ्लक्स जो भी है वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। दोनों एक दूसरे को एक साथ बना रहे हैं। तो ये साबित किया बाद में उन्होंने जाके, अपने 4 जो फेमस उन्होंने इक्वेशंस भी दी है, उनमें से एक इक्वेशन में ये साबित भी कर दिया कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे को सस्टेन कर सकती है, एक साथ चल सकती है। यानी कि लाइट जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्यों? अगर मान लीजिए लाइट क्या है, ईएम वेव्स था, ईएम वेव्स है, उनके हिसाब से उन्होंने बताया भी कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे को कैरी कर सकते हैं और दूर तक बहुत सी गहराइयों तक जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। और इनफैक्ट ये भी ऐसी चीज है कि आप ये सोचिए, ये बात है 1860s की, तो
तो 1825 में 1820s के आसपास पहला कैमरा आया था, है ना, और उस समय ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कॉमन थी। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वेल थॉट एक्सपेरिमेंट था, बिकॉज मैक्सवेल वाज एसेंशियली अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। तो उन्होंने भी ये इमेजिन किया था कि क्या अगर उनका क्या था वो ऊपर नीचे वाला एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली, उन्होंने ये इमेजिन किया था कि अगर एक मैग्नेट एक करंट कैरिंग वायर के उधर से ऊपर और नीचे ऐसे पास कर रहा है, तो फिर वैसे ही प्रोपेगेट कर सकते हैं परपेंडिकुलरली। हाँ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वैसे चलती है। परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक वेव बन रही है, फिर वो नीचे जा रही है, तो ये एक वेव बन गई, और उसके साथ ही साथ परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। वो डायग्राम भी आपने बहुत पॉपुलर डायग्राम आप देख सकते हैं। बाय द वे, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। डॉक्टर साहब एक बात बताइए। हाँ जी बोलिए। मैं जब बात कर रहा था अभी कहानियों में, तो मैंने मैक्सवेल ही बोला था ना, जिसमें जो आगे चल के मैक्सवेल की बातें हो रही थी कि उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बातें करने लगी, जिसमें आपने मैथमेटिक्स किसके आपने बोली थी थोड़ी कमजोर थी? फैराडे की। अच्छा, मैं लगा मैक्सवेल की बात ना, मैक्सवेल ने तो पूरा सारे फॉर्मूलाज दिए थे, 4 मेजर, जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। शायद फैराडे की बात कर रहे होंगे डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है कि वीडियो में बात उन्होंने मैक्सवेल की कह दी होगी। एनीवेज, तो मैक्सवेल साहब ने फिर इस्तेमाल करके उसी अपनी तहलका थ्योरी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट भी दे दी, c = 1/√μ0 और ε0। ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं मैग्नेटिक, क्या नाम है, एक मतलब वर्ड्स बोलते हैं इसको शायद, इलेक्ट्रो परमेबिलिटी और परमिटिविटी, ये दोनों वर्ड्स इनको कहते हैं। तो इन दोनों का 2 कांस्टेंट का इस्तेमाल करके उन्होंने बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ऐसी होनी चाहिए, जो थी, जो रादर एक्चुअली ऐसा था मेरे ख्याल से कि जब वो ये मेजर करने की कोशिश कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बन रही है ना, उसकी स्पीड जब वो कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो उसमें 2 कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, जैसे आपने कहा परमेबिलिटी और परमिटिविटी, है ना। तो ये जब जो कांस्टेंट्स यूज हो रहे हैं, तो मतलब ये स्पीड कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जब उन्होंने कैलकुलेट की, वो आई थी 299 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। अब एकदम से उनके दिमाग में लाइट बल्ब चमका। उन्होंने कहा यार 1 सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वेरी क्लोज। तो उन्होंने कहा यार ये स्पीड ऑफ लाइट है। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ EM वेव सेम है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट लाइट इटसेल्फ इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, तो वही कहानी में बहुत खूबसूरत आपने बात बोली, ये बहुत चीजें आ गई, और वहां से हमें समझ में आ गया कि लाइट जो है वो तो वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, मगर फिर दिखता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर साबित हो जाता है कि नहीं यार, लाइट को पार्टिकल होना चाहिए। फिर साबित होता है यार इंटरफेरेंस भी हो रहा था, तो लाइट को वेव भी होना चाहिए। इसका मतलब लाइट जो है वो दोनों है, लाइट का डुअल नेचर है। आगे चल के खैर क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि वो क्वांटम स्टेट में है, उसका ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो अपना रूप ले रही है। तो ये 1860s तक की बात चल रही है। यस, मगर बात ये है कि इवन दो वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, और इन्फरिंग फ्रॉम दैट स्पीड ऑफ लाइट भी सेम रहेगी, तो यहाँ तो दिक्कत आ गई। क्यों दिक्कत ये आ गई कि हमारे न्यूटन साहब क्या कहते थे कि इन जैसे कि सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर एक साउंड है, या फिर एक गाड़ी समझ लो, एक गाड़ी मेरी तरफ 10 किलोमीटर से आ रही है और मैं 20 किलोमीटर से चल रहा हूँ, तो मुझे वो गाड़ी 30 किलोमीटर की स्पीड से आती हुई दिखेगी। रिलेटिव स्पीड कहते हैं उसे। हाँ, लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, अगर स्पीड ऑफ EM वेव्स कांस्टेंट है और इसलिए लाइट की स्पीड भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी ना, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगी, है ना, वो दो कांस्टेंट्स तो चेंज नहीं होंगे। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। नहीं, आप ये, मैं बिल्कुल सही प्रॉब्लम है, लेकिन इसको मैं बताता हूँ, उसको मैक्सवेल ने नहीं सोचा था ये। मैक्सवेल भी उस समय कभी भी ओपनली खारिज नहीं किया था इस बात को कि दुनिया में ईथर है। ठीक है, एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा हूँ कि बिकॉज दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, इसको जस्टिफाई करने के लिए ईथर वापस पिक्चर में आता है। नहीं, क्योंकि बताता हूँ आपको, देखो, नहीं, ईथर वापस पिक्चर में नहीं आता। हो ये रहा था कि मैक्सवेल जो थे, अब उन्होंने ये चीज थ्योरी दे दी, और जैसे आप बोल रहे हो रिलेटिव स्पीड ऐड नहीं होती है लाइट के केस में, बाकी केस में ऐड हो जाती है। ये सब जो था ना, ये ईथर के कंसेप्ट को बचाने के लिए, न्यूटन के कंसेप्ट को बचाने के लिए, न्यूटन को बचाने के लिए दुनिया कह रही थी यार, न्यूटन भाई ने हमें बताया था रिलेटिव स्पीड के बारे में कि अगर 2 आमने सामने चीज जा रही है, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है, और मैं किसी भी एक पर्सन के पर्सपेक्टिव में देखूंगा, तो स्पीड जो होगी वो ऐड ऑन हो जाएगी। यस, तो इसी को बचाने के लिए उन्होंने कहा ईथर है दुनिया में,
और मैक्सवेल ने कभी ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया था। फिर मगर कुछ सालों बाद माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट में ये इस चीज को साबित करने के लिए, न्यूटन को बचाने के लिए, दुनिया की सच्चाई जो दुनिया को लग रहा था वो जान चुके हैं, न्यूटन दे के जा चुका है, उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा कि एक बार एक्सपेरिमेंट करके बता ही देते हैं दुनिया में ईथर है या नहीं है। नहीं पहले उन्होंने वो तो कह रहे थे कि बता देते कि ईथर है, साबित करते हैं कि ईथर है। एग्जैक्टली। और ये बात है 1887 की। 1887 की, मैं तो तारीख में बहुत वो हूँ, तो 1887 की बात ही हो रही थी। और फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और देखा जाता है भाई लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट निकली, इररिस्पेक्टिव कि आप मूविंग है या स्टेशनरी है। यहाँ पर दिक्कत चालू हो गई। दिक्कत इस बारे में चालू हो गई कि यहाँ पर न्यूटन साहब तो होने लगे गलत कि भैया ये जो चीज है लाइट की स्पीड जो है ना वो मोशन पे डिपेंड नहीं कर रही ऑब्जर्वर के। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। यस। फिर निकल के आता हूँ उसी के आसपास दुनिया को और इलेक्ट्रॉन मिल गया था। अभी मैं एक चीज करूंगा हाँ। जो मैं हर वीडियो में करता हूँ, हाँ। कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं थोड़ा सा। हाँ। कॉन्टेक्स्ट इसलिए जरूरी है यहाँ पर हाँ। कि बात एक्चुअली किसी को गलत या किसी को सही साबित करने की नहीं हो रही हाँ। थी। जिस कदर आज आइंस्टाइन को हम मानते हैं कि हाँ। उन्होंने हमें दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया दिया, हाँ। न्यूटन वाज दैट मैन इन द 1700s। बिल्कुल। तो और बात ये कि न्यूटन के जो उनके जो मैकेनिक्स थे वो काफी सारी चीजें काफी एक्यूरेटली, फेयरली एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर रहे थे। हमें चांद ले जाना है अपने स्पेस, अपने रॉकेट को हम न्यूटन ही इस्तेमाल करते हैं। प्लैनेटरी मोशंस तक हम बहुत सेलेस्टियल मोशंस उनके वो सब भी हम प्रेडिक्ट कर पा रहे सोच के देखो ना, एक इंसान ने उस समय कैसे उस बात को, आप उस इंसान को खारिज करोगे ना जिस इंसान ने आके सो कॉल्ड जन्नत और जमीन के रूल सेम कर दिए ग्रेविटेशन देके। यस। दुनिया के मोशन समझा दिए ग्रेविटेशन देके। दुनिया को समझा डाला न्यूटन ने अपनी ग्रेविटी की बात। दुनिया तो ब्रह्मांड को समझा, पूरे ब्रह्मांड को समझा दिया, उसको खारिज नहीं कर सकते। और यही दिक्कत थी कि बात न्यूटन को गलत, न्यूटन के खिलाफ जाने की नहीं, बात यह है कि इस अंडरस्टैंडिंग से अब बाहर कैसे जाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही है। तो काफी लोग थोड़े से असमंजस में थे इस बात को लेकर कि अगर इसको इसको गलत प्रूफ किया भी जाए तो उसके लिए हमें कितना पीछे जाके कितना कुछ बदलना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी बहुत। मतलब अपने जाइंट उस चीज को जिसने दुनिया को समझा दिया था। इनफैक्ट न्यूटन को लगता था उस समय कि वो दुनिया समझ चुके हैं, इसलिए वो एल्केमी में घुस गए थे। उन्होंने कहा अब तो दुनिया में समझ चुका हूँ साइंस के थ्रू, इसलिए चले गए थे। फिर पैरेलली जो सबसे बड़ी दिक्कत आने लगी थी ना वो ये आने लगी थी, जो कि बाद में आइंस्टाइन ने, मतलब वो तब उनको चमका और चीजें इवेंचुअली बनी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया था। यस। थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर उनका मास भी कैलकुलेट कर लिया था जो उन्होंने दिया। कोई वो मिले ऑयल एक्सपेरिमेंट, क्या कहते हैं, मिलर यूरी, नहीं मिलर यूरी तो एक्सपेरिमेंट है, माइकलसन ऑयल एक्सपेरिमेंट वो नाम होगा, वो आप देख लीजिएगा। तो जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वो चीज है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है दुनिया की, ठीक है। अब इसको मैं इसको इस वे में समझ सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन सबसे मिलके हम लोग बन रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन किससे मिलके बना होगा? अगर हम ऐसा सोचेंगे, इसका मतलब मेन बिल्डिंग ब्लॉक इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। रिकैप थोड़ा सा, मैं कंफ्यूज, समझो। हमें मैं इसको समझाने स्पेशल, मतलब बहुत सिंपल वे में समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मोस्टली हम मानते हैं, वैसे बहुत सारी चीजें अंदर एटम के अंदर, लेकिन हम मानते तीन ही चीजें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स करें, इनसे हम मिलके बने। अब मानते हैं इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया। इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है, दिख रहा था, समझ में भी आ रहा था, एक्सपेरिमेंट भी था, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग ब्लॉक है। इलेक्ट्रॉन से मान लिए, समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन तीनों के इस्तेमाल करेंगे। मैं अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। इससे संसार बना है। तो अगर इससे संसार बना है और ये भी किसी चीज से बना होगा तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन से नहीं, इसके अंदर जो चीज है उससे संसार बना है। समझ में क्या बोल रहा हूं? सिंपल वे में समझाने के लिए। तो लोग जो थे इनिशियली समझते थे कि इलेक्ट्रॉन अंदर से खोखला है। समझ रहे हो? खोखला मतलब उसके अंदर चार्ज तो है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन मिल चुका था। इलेक्ट्रॉन को हम पहले के बहुत सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं आपको कि खोखला मान रहे थे। और इलेक्ट्रॉन के पास पूरा का पूरा मास कैसे आ रहा था, जैसे वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। उस चक्कर में, उस वे में आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन खोखला है, उसके अंदर चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखिए, आप एक बात समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब बोलते हैं, तो हम इन दोनों को अलग एक साथ जोड़ा क्यों? इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को एक साथ क्यों जोड़ा? क्योंकि ये दोनों एक ही है, बस अलग अलग रूप में। यस। मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप इसमें समझ सकते हैं। यस। कि दोनों बस देखने का नजरिया अलग है, इस चक्कर में हमें अलग अलग दिख रहे हैं। है ये चीज एक ही।
तो इलेक्ट्रॉन का पास जो मास आ रहा है वो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो वो जो है इलेक्ट्रॉन अपने उसी फील्ड से इंटरेक्ट करता है, और हम सबको पता है, आपको भी पता है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, इस वे में समझिएगा। एक दीवार पे कोई मैग्नेट चिपका दीजिए, नॉर्थ साइड चिपका दीजिए, नॉर्थ पोल को लेके उसके पास जाइएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा, एज इफ बिकॉज लाइक पोल्स विल रिपेल। हाँ, एज इफ कि उसके अंदर मास आपको दबाना पड़ा है। क्योंकि देखिए इनर्शिया का सेंस कहाँ से आता है? इनर्शिया आता है रेजिस्टेंस टू चेंज से। अगर आप किसी गाड़ी पे आपको बहुत धक्का इसलिए लगाना पड़ता है कि वो अपनी स्टेट जो है, उसकी रुकी हुई जो स्टेट है, उसको चेंज करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस टू चेंज इज इनर्शिया। तो जैसे मैग्नेट को लगाने के लिए, आपको चिपकाने के लिए आपको दम लगाना पड़ रहा है, उसको हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं इनर्शिया से। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इनर्शिया की वजह से हमें रेजिस्टेंस देता है और उससे मास बनता है उसका। फेयर इनफ। ठीक है, इसका मतलब पहले थ्योरेटिकली लॉरेंस साहब ने ये कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन का मास स्पीड के साथ चेंज करेगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने से पहले, E = mc² आने से पहले ही लॉरेंस ने कह दिया था, थ्योरेटिकली कह दिया था अपने, जब उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन का मॉडल दिया था, उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक स्पंज की तरह है। ठीक है, वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता था, उन्होंने ये बताया था। ओके, अपने आसपास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, उससे इंटरेक्ट कर रहा है तो मास आ रहा है। अब जितनी तेज चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उतनी ज्यादा डिस्टॉर्ट होगी। अब अगर मास ही तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया है इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्पीड पकड़ेगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, इसका मतलब मास भी बदल जाएगा। इसलिए मोशन के साथ मास को बदलना चाहिए। ओके, ये लॉरेंस साहब भी क्या कहते हैं। उसी के अराउंड अब्राहम, आई गेस नाम है, मैंने नाम लिख लिया, एब्राहम। और 1902 के अराउंड उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन की ऐसी थ्योरी पब्लिश करी थी, जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंस क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को एक सॉलिड बॉल मान लिया था। वो भी इस बात को कह रहे थे कि मोशन के साथ इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा, आइंस्टाइन और उनके बीच में अंतर ये है कि आइंस्टाइन बोल रहे थे कि एक्चुअल मास नहीं बढ़ेगा। एक्चुअल मास का मतलब एक्चुअल कोई स्टफिंग नहीं होगी अंदर, आइंस्टाइन के हिसाब से। इनके हिसाब से एक्चुअल स्टफिंग हो जाएगी। यार एक खुजली हो रही है, हाँ, कॉन्टेक्स्ट देने की। बोलिए। तो क्या हो रहा था कि जे थॉमसन साहब ने एक्चुअली एक कैथोड रे ट्यूब के अंदर उन्होंने उसमें एक्सपेरिमेंट्स करके जाना था कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो दैट्स योर इलेक्ट्रॉन। अब न्यूटन ये कहते थे कि मान लो कि ये थोड़ा आप समझाना, क्योंकि मैं ना वर्ड्स मिक्सअप कर दूंगा। वो ये है कि अगर आप इधर हो और मुझे आपको मोशन में लेके जाना है, तो मान लीजिए कि मैं अगर 20 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाता हूं, तो आपकी स्पीड मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ती है। मैं अगर 40 लगाऊंगा तो आपकी भी 40 हो जाएगी। प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो लिनियर एक इसका ग्राफ आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। लेकिन जे थॉमसन और काफी सारे साइंटिस्ट, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब भी कोई नई चीज आती है वो हॉट टॉपिक हो जाता है, जो भी गैप्स रहते हैं वो भी हॉट टॉपिक हो जाते हैं। तो ये एक नई चीज डिस्कवर हुई है, काफी सारे लोग कैथोड रे ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि कुछ तो अजीब चीज ये हो रही है कि हम एनर्जी तो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, मगर ये लिनियरली इसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है। बढ़ रही है, मगर जितना तेज मैं उसको लेकर जाना चाह रहा हूं उतनी ज्यादा एनर्जी लग रही है। मैं इस बात थोड़ा सा कर रहा है, स्पीड की बात नहीं है। अभी इन्होंने एक्सेलरेशन की बात की थी, स्पीड के लिए आपको पता है फॉर्मूला v² में आता है। तो मतलब कि इनका कहने का मतलब है, जिस हिसाब से नॉर्मल क्लासिकल फॉर्मूले प्रेडिक्ट कर रहे थे उस हिसाब से उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही, पैराबोलिक शेप बनता है। yes. तो यहाँ पर फिर मास को लेकर आने लग गए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे अब एनर्जी ज्यादा लग रही है। मतलब तो लोगों ने फिर ये थियराइज करना शुरू किया कि फॉर सम रीजन मास बढ़ रहा है। हाँ, वाह। और वहां पर फिर इन्होंने थ्योरी जो मैं बताया लॉरेंस, और इन्होंने फिर वहां से कंसेप्चुअलाइज भी किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर मास कैसा था। इलेक्ट्रॉन खुद खोखला है, लेकिन उसके आसपास की फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है, वही बिल्डिंग ब्लॉक है सिंपल टर्म्स में, और वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो ऐसा मान लीजिए कि वो चलता हुआ कोई स्पॉन्ज है जो आसपास की चीजों को अपने आप पकड़ रहा है और भारी हो जा रहा है। जैसे ही थोड़ा स्लो हो रहा है, डिस्टॉर्ट करना कम कर रहा है, और इस चक्कर में क्या हो रहा है, मास फिर से कम हो रहा है। ये ऐसा वो कह रहे थे, जादुई चीज मान लीजिए इसको आप, कि मास रैंडमली आ रहा है और मास रैंडमली जा रहा है। बाय द वे, लॉरेंस साहब जो थे वो दुनिया को इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया कंसेप्ट समझाना चाहते थे, क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कही थी। उनका मानना यह था कि इवेंचुअली एक ना एक दिन जाके
दुनिया समझ जाएगी कि जो हमारे पास भी मास आया है वो भी बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया है, एनर्जी का इनर्शिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये उनका कहना था। फिर यहां तक बात आ गई थी कि इलेक्ट्रॉन की क्योंकि देखिए अब देखिए प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। प्रॉब्लम यही आ गई, सबसे पहले प्रॉब्लम आ गई कि जो लाइट की हमने बात करी थी कि लाइट कैसे बिहेव कर रही है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। दूसरी बात ये निकल के आ रही थी कि भाई लाइट जो है ना डुअल नेचर में भाई आ गया, ठीक है, लाइट जो है ऑब्जर्वर के हिसाब से अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रही, ठीक है, कांस्टेंट रह रही है। ये सबसे बड़ा दिक्कत था। दूसरा दिक्कत क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन स्पीड के साथ, मोशन के साथ मास ज्यादा कर ले रहा है। यस, ये दो बड़ी चीज आ गई है और यही दो बड़ी चीजों को डील किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने। यहां पर आके जरूरत हो गई थी दुनिया को एक नया समाधान देने के लिए, दुनिया को फिर से समझने के लिए, दुनिया के बारे में फिर से सोचने के लिए, उन पुराने कागजों और अखबारों और किताबों को, थ्योरीज को दोबारा पलटने के लिए, पढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए साइंस की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि साइंस हर दम हर वक्त गलत होने का मादा रखता है। यस, कि हमें एक्सपेरिमेंटली गलत करो, हम बुरा नहीं मानेंगे, हम नया बन जाएंगे, हम नई चीज लेके आ जाएंगे। न्यूटन ने जो नियम दिए थे, जो चीजें करी थी, वो उस समय के चीजों के लिए, उस समय की जरूरत के लिए पूरी थी, परिपूर्ण थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो फिर इंसान समझ गया है कि ये इस दुनिया का अंत नहीं है, न्यूटन्स की थ्योरीज दुनिया का अंत नहीं है, हमें और चीजें लानी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे बड़े सवाल खड़े हो गए थे दुनिया के बारे में। तब जाके 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने टहल के 4 पेपर पब्लिश किए, जिनमें से एक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बता दिया। उनको उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। आयरनी इसी को कहते हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, मगर नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला। और दूसरी थ्योरी उसमें से थी 4 पेपर में से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां उन्होंने बोला देखिए मैं कोई भी चीज दुनिया पे थोप नहीं रहा, मैं थोपना नहीं चाहता न्यूटन की बातों को, मैं थोपना नहीं चाहता इस बात को कि भैया मैं ये सच है, ये कागज सच है, शायद दुनिया में गलती हो रही है। आपको बताऊं एक बार क्या हुआ था न्यूटन के साहब के बारे में, कि न्यूटन साहब ने अपने जमाने में स्पीड ऑफ साउंड की बात भी की थी और फॉर्मूला भी दिया था। स्पीड ऑफ साउंड उन्होंने गलत निकाल लिया था। उन्होंने प्रोसेस को आइसोथर्मल मान के, जो स्पीड साउंड ट्रेवल करता है वो कैसे मतलब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिएक्शन होता है, मतलब कि हवा से ऐसा कर रही होती है, तो उस प्रोसेस को उन्होंने आइसोथर्मल माना था, जिस चक्कर में उन्होंने जो स्पीड ऑफ साउंड निकाली थी वो कम निकाली थी, एक्चुअल ज्यादा आ रही थी। किसी की हिम्मत नहीं थी उस समय न्यूटन भाई को बोले कि भाई देखो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो वो जो है ना वो तुम्हारी जो वैल्यू है ना वो थोड़ी गलत सी आ रही है। क्या बात कर रहे हो? किसी की हिम्मत नहीं थी उसमें। उनके जाने के बाद लाप्लास करेक्शन कहते हैं शायद, आई गेस, हाँ उन्होंने लाप्लास करेक्शन कहते हैं कि उन्होंने बताया कि थोड़ी ना क्या हुआ न्यूटन साहब से हमने उस समय तो बोले नहीं, बात ये है कि वो जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक है। इस चक्कर में फिर एक्चुअली एक्यूरेट आंसर आने लगा था। तो आइंस्टाइन ने कहा लाप्लास भाई तुम पहले काहे नहीं बताए ये सब है? तो तुमको पता था। न्यूटन भाई बुरा मान जाते, बुरा नहीं मानते, डंडा लेके मानते। नहीं वो तो ऐसे नहीं करता ऑब्वियसली, लेकिन ठीक है। तो आइंस्टाइन ने बोला मैं दुनिया पे अब चीजें थोपता नहीं, मैं क्या करता हूँ, क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम के लिए, मूविंग फ्रेम हो स्टेशनरी हो, सेम आ रही है ना, मैं सेम मानता हूँ, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन नंबर 1। इस चीज को उन्होंने लिया और उन्होंने अप्लाई कर दी मैथमेटिक्स, अपनी चीजें अंडरस्टैंडिंग, और इस एक सिंगल चीज ने बाद में जाके ये निकाला कि टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब न्यूटन तक, आइंस्टाइन तक दुनिया समझती थी कि वक्त सब जगह एक जैसा है, एक तरह ही बहता है, एक तरह ही बहता रहेगा। मगर आइंस्टाइन ने कहा भैया देखिए एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बदल नहीं रही ऑब्जर्वर के हिसाब से। मैंने इसी चीज को जब अप्लाई किया अपने मैथमेटिक्स में, तो ये निकल के आ रहा है कि टाइम को डायलेट करना पड़ेगा, टाइम को खिंच जाना पड़ेगा इन चीजों को समझने के लिए। टाइम डायलेशन का कंसेप्ट वहां से आ गया। उन्हीं ने जब उसको और एक्सटेंड किया आगे चल के, तब उन्होंने बताया इसी चीज से, थ्योरी से, उन्होंने ये बताया कि जो मास जो है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इनर्शिया नहीं है, वो किसी भी फॉर्म की एनर्जी का इनर्शिया है। E = mc², बहुत तहलका हम इक्वेशन कहते हैं। खैर इक्वेशन थोड़ी बड़ी भी है, आप देख भी सकते हैं, वो तो स्क्रीन पे दिख जाएगी कि इक्वेशन में सब चीजें इंक्लूड हो जाती है।
तो E इक्वल्स mc स्क्वायर, इसी चीज को पकड़ के चलते हैं क्योंकि दुनिया को ना आजकल इतना ही फॉर्मूला पता है। तो वहां पर उस फॉर्मूले के अंदर उन्होंने बता दिया कि मास जो है वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का इनर्शिया है। अंतर क्या है? मैक्सवेल क्लार्क मैक्सवेल और उनमें मैक्सवेल साहब बोल रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इनर्शिया, आइंस्टाइन कह रहे हैं कि नहीं, हर फॉर्म का इनर्शिया। ना लॉरेंस और सॉरी लॉरेंस यस। तो अंतर दोनों में ये है कि लॉरेंस साहब कह रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया है, आइंस्टाइन नहीं, हम थोड़ा आगे जाते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का इनर्शिया है मास। एनर्जी को ट्रैप कर दो, फ्रीज कर दो, बर्फ में जमा दो, इसको फ्रीजर में डाल के, और वो मास का रूप ले लेती है, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो ये आइंस्टाइन साहब ने कह दिया। अब देखिए गुत्थी कैसे सॉल्व हो जाती है। सारी चीजें क्या निकल के आई? इलेक्ट्रॉन स्पीड के साथ मास बदल रहा था, ऐसा एटलीस्ट परसीव हो रहा था। आइंस्टाइन की इक्वेशन ने बता दिया, बोल भी दिया कि देखिए विद स्पीड मास, रिलेटिविस्टिक मास बढ़ जाएगा। रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास में अंतर समझ लीजिए। रिलेटिविस्टिक मास हमें परसीव होता है, वो होता नहीं है एक्चुअली। अब एक और चीज निकल के आई, लॉरेंस और ये सब मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन खोखला है, मगर आइंस्टाइन ने कहा ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ तो मादा है, कुछ तो मटेरियल है। मटेरियल का मतलब क्या है? और भी अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि स्टोर्ड है रेस्ट मास के फॉर्म में, इसलिए उसको रेस्ट मास की भी एक वैल्यू आती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सारी की सारी अपना इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कर रहा है उसी वजह से आता है, ऐसा नहीं आता। तो आइंस्टाइन ने मास की गुत्थी भी सॉल्व कर दी। मगर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है, आप पढ़िए, कॉफमैन्स एक्सपेरिमेंट। कॉफमैन्स एक्सपेरिमेंट 1903 के राउंड हो चुका था, और उन्होंने लॉरेंस की इक्वेशंस को गलत साबित कर दिया था और अब्राहम की इक्वेशन को सही साबित कर दिया था। यस, ठीक है। और आइंस्टाइन की इक्वेशंस लॉरेंस की इक्वेशन से मिलती जुलती हैं, उन्हें, इसलिए आप देखते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सेम ही है, उसी वे में आगे कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं एक बात डॉक्टर साहब, 1905 में एक थ्योरी छपी है जो कि छपने से पहले ही गलत साबित हो चुकी है एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में। यस, मगर देखा यह जाता है कि छोटी सी भूल कितनी गलत हो जाती है। उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ही गलती थी। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से वो अब्राहम साहब की थ्योरी को, थ्योरी ऑफ ज्यादा लीन कर रहा था, वो खुद एक्सपेरिमेंट का सेटअप गलत था। आइंस्टाइन बेचारे दिल पे हाथ रख लिया होगा कि अरे बताओ, हम तो पहले ही गलत थे आने से पहले। तो इवेंचुअली ये साबित होता है कि उनके एक्सपेरिमेंट गलत था। बाद में बहुत एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट किए गए और साबित कर दिया गया कि आइंस्टाइन की बात और एक्सपेरिमेंटल बात, ये सब एक साथ मर्ज कर रही है, सब एक साथ बातें हो रही है। आप देख रहे हैं, आप आइंस्टाइन को वहां तक पहुंचाने के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैक्सवेल की बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसके लिए आया था फैराडे और ऑस्टेड, जिसके बाद आए लॉरेंस, जिसके बाद आई ये, जिसके बाद इतने एक्सपेरिमेंट, जिसके बाद जे थॉमसन, ये सारे के सारे जायंट्स खड़े हैं अपने 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 तख्ते लेकर। ऐसे वी कैन रिपेयर एनीथिंग लाइक, अगर हम उसकी बात करें माय नेम इज खान में जो शाहरुख खान करता है, ऐसे तख्ते लेकर खड़े हैं। उन तख्तों को पढ़ते हुए आइंस्टाइन ने अपना जरिया बनाया, रास्ता बनाया। और इससे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में अभी आई। हमने बहुत पहले एक रील बनाई थी जिसमें हमारे दोस्त अभिषेक, जो आज कैमरा के पीछे हैं, वो थे, और उसमें ये था कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो आइंस्टाइन टिक ही इसलिए पाए कि पहली बात तो काफी सारे बड़े साइंटिस्ट उनसे एग्री करते हैं, जिसमें वन ऑफ द बिगेस्ट चैंपियन वाज मैक्स प्लांक। बिल्कुल, मैक्स प्लांक नहीं होते, मैं इस पे पूरी वीडियो की सीरीज लाने वाला हूँ। इनफैक्ट आज जो हमने टॉपिक किया वीडियो, उस पे भी मैं पूरी सीरीज लाने वाला हूँ, ये सब ड्रामे के ऊपर। उनके वजह से ही आइंस्टाइन को वो जगह मिली, बात कहने का मौका मिला, वरना सबने, आप सोचे, 1905 सब नकार चुके थे। 1905 में आइंस्टाइन साहब इतने बड़े स्कॉलर, इतने अच्छे, उनके जो फिजिक्स की बातें थी, उनको कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी ने उनको जॉब नहीं दी थी फिजिक्स के टीचर की। वो क्लर्क बन गए थे। इस कदर उनकी डिस्कशन, आप समझ रहे, उनकी बात को इतनी सीरियस लेते थे लोग। और क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स, जो उन्होंने, बाकी कई साइंटिस्टों ने उनकी हेल्प की थी, सॉलिड थी, वो टिकी रही। मतलब आप ये सोचिए कि इवेंचुअली कब जाकर ये जो इलेक्ट्रॉन वाला जो कह रहे थे ना कि अगर हम सच में उसको स्पीड ऑफ लाइट तक लेकर जाने की कोशिश करें तो क्या एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। ये जब पार्टिकल एक्सेलरेटर्स बने 1940s में, तब जाकर हमें दिखने लगा कि इंडीड ये थियरी सही है।
पूरा दुनिया बदल दी यार इन थ्योरीज ने यार। एग्जैक्टली, मतलब कितने मुश्किल के बाद मतलब उन्हें प्रूफ मिला। और ऐसा कहा जाता है, अभी क्या है, हम भी एक्सपर्ट्स तो है नहीं, हाँ। हम बार बार हम लोग ऐसे कहानीकार हैं। हम बार बार ऐसे ही नहीं कहते कि हम थिएटर आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम वाकई एक्सपर्ट्स नहीं है। हाँ। कई चीजें हमें बहुत बार पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है। और हाँ। अगर सुफियान के ऊपर वाले का हाथ नहीं होता फिजिक्स के मामले में, तो थोड़ा बहुत आ गया था। कम से कम 20 वीडियो पहले हमारा करियर बदल गया। नहीं, मैं आयरनी सोचता हूँ जिंदगी में ना, इसको पोएटिक जस्टिस कह लो या कैसे भी कह लो, इसको ऐसे मानता हूँ, न्यूटन साहब ने दुनिया को एक रिजिड क्लॉक माना था। यस, हमारे बहुत खूबसूरत जो दोस्त हैं, हमारे बहुत कलाकार, बेहतरीन कलाकार अभिषेक दीक्षित जो अभी कैमरा के पीछे हैं, उन्होंने रील बनाई है डाली के ऊपर। डाली में उन्होंने एक्सप्लेन भी की थी उस पेंटिंग में, जब उन्होंने बताया कि वो पेंटिंग में एक क्लॉक जो है हार्ड क्लॉक है, उसमें चींटियां लग जाती है। वो चींटियां लगने का मतलब ये है कि यार ये खारिज, ये कंसेप्ट मर चुका है। न्यूटन ने दुनिया को एक रिजिड मशीन माना था, जिसको तोड़ दिया आगे चल के आइंस्टाइन ने, ये बता के कि वक्त जो है वो सबके लिए एक जैसा नहीं है, बदल सकता है, टाइम डायलेशन आ सकता है। एंड इसलिए मोल्टन क्लॉक्स है उस पेंटिंग में। इस बारे में हमने रिलेटिविटी की जो हमारी पहली वीडियो थी, अभी उसको शायद 4 महीने हो गए, हम जरूर उसको इधर दिखा देंगे। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें हमने ये सब चीजें बताई हैं कि कैसे बिकॉज ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने ये साबित कर दिया कि न्यूटन का ये मानना था कि नाव, जो मेरा अभी का नाव है, वो ब्रह्मांड में हर एक का नाव। मगर आइंस्टाइन ने बिकॉज ऑफ दिस थियरी कि वो जो नाव का जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो गया, कि मेरा नाव बहुत दूर किसी का नाव, कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट के पास एक पर्सन का नाव, उनसे भी अगर उनके भी बीच में अगर डिस्टेंस अलग रहेगा, उनका नाव बहुत अलग हो जाता है। एग्जैक्टली, किसी के पास याच टाइम फ्लेक्सिबल हो गया, किसी के पास याच भी हो सकती है, सबका नाव नहीं होगा तो ये बात यही है कि देखो, लेकिन मैं क्या बात करूं आयरनी की, कि देखो आइंस्टाइन ने आके उन सबको तोड़ा, लेकिन आइंस्टाइन खुद अटक गया, फिर स्टिफ मान लिया कि कॉज एंड एक्शन, डिटर्मिनिज्म और क्वांटम मैकेनिक्स की बातें माननी बंद कर दी। तो ये साइकिल है, चलती रहती है। आजकल मैं डार्क सीरीज देख रहा हूँ, उसमें भी यही है कि शायद 33 इयर्स का एक वो आता है जिसमें साइकिल में चीजें एक जैसे रिपीट हो जाती है। तो ये रिपीटेशन कुछ हो गया था, बाद में जाके क्वांटम मैकेनिक्स की बात हुई, बहुत सारी चीजें हुई। तो ये जो थी, यहाँ ये जरूरत निकल के आई थी जब आइंस्टाइन ने यहाँ पर जाके चीजों को बताया और दुनिया को बताया कि अभी है ना, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी फिजिक्स के इम्तिहान और भी है। तुम्हें लग रहा है तुमने फिजिक्स समझ ली है, तुमने फिजिक्स का कुछ भी नहीं समझा है। शायद आइंस्टाइन ही कहते थे, या फिर ये कह भी सकते हैं कि कोई झूठ है, मिथ है, मंडेला इफेक्ट कह लीजिए, कि आइंस्टाइन कहते थे कि मुझे दुनिया के बारे में, फिजिक्स के बारे में सिर्फ शायद 1% से भी कम पता है, 99% बातें जानना बाकी है। अब सोचना, अभी डार्क एनर्जी के बारे में नहीं पता, डार्क मैटर के बारे में नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि भैया ये कोहेरेंस कैसे आ रहा है, हमें ये नहीं पता कि क्वांटम एंटेंगलमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मल्टीवर्स है कि नहीं है, ये थ्योरी सिर्फ व्हाइट होल है कि नहीं है, ब्लैक होल मिल गया है, व्हाइट होल है कि नहीं है, वार्म होल बन सकता है कि नहीं, वार्म होल बनने से टाइम ट्रैवल अगर हो गया तो क्या फ्री विल सही में खत्म। कितने सारे सवाल हैं हमारे सामने, और हमको लग रहा है कि हमने दुनिया जान ली है, हमें बिल्कुल कुछ नहीं जाना है। ये वीडियो वही बता रही है नहीं। और मतलब अगर हम आपको थोड़ा सा रेफरेंस भी अगर दे पाए तो उसमें ये है कि हमने बहुत ही पैचेस में कहानी को सोक्रेटिस से लेके बहुत ही धक्के मार के एक आध लोगों को छोड़ छाड़ के कैसे तो भी आइंस्टाइन तक पहुंचे, थोड़ा बहुत ओपेनहाइमर तक पहुंचे। तो साइंटिफिकली और हमारी इस टूटी फूटी जर्नी में भी हम 1940s के आसपास हैं। अभी तो बहुत हमने YouTube पर एटलीस्ट एंड इवन हमारी रील्स में हम हॉकिंग तक तो पहुंचे ही नहीं है। हॉकिंग छोड़िए, अभी हमने साइंस की जो हमारे देश की बातें हैं, कितनी चीजें, अभी सीवी रमन नहीं बताया मैंने, अभी हमने कितने सारे जो हमारे आर्यभट्ट की बातें हमने चालू किया था, हमें कितनी सारी चीजें बतानी है कि कैसे ये जर्नी दुनिया को समझने के लिए ही शुरू हुई थी और दुनिया को आज भी समझ रही है और दुनिया को समझते ही रहेगी, बिना बुरा माने। यस, कि हम बुरा नहीं मान रहे, हमने न्यूटन की बातें हमने 300 साल पुरानी फिजिक्स को गलत कर दिया, हम बुरा मान जाए, बुरा नहीं मानेंगे। हम आज की बातों को देखेंगे, एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, कुछ लोग आएंगे जो उस समय भी साइंटिस्ट आए थे, जो ईगो लेके आए थे, जिन्होंने लगा कि दुनिया ऐसी ही चलनी चाहिए, दुनिया अपने हिसाब से चलती है, हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए, ये बाद में थ्योरी साबित कर देती है। यही थी। अभी क्या है ना, आई विल प्ले लिटिल डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। अभी आपका मेरा और सुफियान का मतलब बिलीफ सिस्टम में बस एक ही है कि सुफियान व्हाट आई, मतलब मैं मजाक उड़ाते हुए उसका कहता हूँ कि सुफियान बिलीव्स इन मैजिक एंड आई डोंट। यस, इसके बारे में हम कभी डिटर्मिनिज्म और फ्री विल की कब बात करेंगे तब आपको काफी क्लियरली दिखेगा।
मगर लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट, आज मैं आपकी टीम पे आकर बोलता हूँ हाँ कि अगर हाँ आप सच कहते हो कि यूनिवर्स हमें फेजेस में अपने आप को रिवील करता है, तो यूनिवर्स ने हमें एक ऐसा नजरिया दे दिया है साइंस नाम का हाँ कि अब हाँ जब तक आप इस लेंस के थ्रू चीजें देखोगे हाँ आप सच से बच नहीं पाओगे। हाँ क्योंकि मैंने साइंस ये आपके मैंने सामने हाँ थप्पड़ मार देता है आपके मुंह पे सच्चाई बहुत का कि तट ये है सच। थप्पड़ नहीं, लाठी वाठी लात हाँ, सब। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि मैंने ये बात इसलिए कही कि एक बार आइंस्टाइन शायद क्योंकि उनका ओहदा उतना ऊंचा नहीं था साइंटिफिक कम्युनिटी में, तो काफी लोग क्वेश्चन करते थे, तो लोग हार्श सवाल भी पूछते थे। तो कई लोग किसी इंटरव्यूअर ने या किसी ने उनसे एक बार पूछा था कि आइंस्टाइन साहब, इट इज सेड दैट यू आर नॉट अ जीनियस, दैट यू actually are standing on the shoulders of another great scientist known as Isaac Newton. Einstein ने बड़े काम ने बोला, I'm not standing on the shoulders of Isaac Newton. I am standing on the shoulders of James Clerk Maxwell. वाह। तो जो सच मैक्सवेल ने 40 साल पहले वेरीफाई करके बता दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। हाँ नहीं, उन्होंने फॉर्मूला दिया, एक्सपेरिमेंट हुआ, माइकलसन मोडल, ये सब बातें। हाँ। बहुत सारी हाँ, चीजें थी, मगर उस बात से बचने के लिए भी काफी लोगों ने एक इसका ये एस्पेक्ट भी था कि हाँ, देयर डेफिनेटली वाज एन एंटायर पार्टी या फिर एक फोर्स जो होता है ऐसा कि जैसे आइंस्टाइन को भी कई बार जब लोग गलत प्रूफ करने जाते हैं, जैसा हमने हाँ होता ही है, तो लोग डिफेंड करने लग जाते हैं। तो लोग न्यूटन को डिफेंड कर रहे थे कि नहीं यार, हम न्यूटन को गलत कैसे बोल सकते हैं, न्यूटन है वो, है ना, वो ईथर। तो इनफैक्ट ऐसा था कि कई लोगों ने ना ये तक एक्सेप्ट कर लिया था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, मगर वो मूव तो ईथर में कर रही है ना, मूव ईथर में कर रही है, तो उसका भी जो ऊपर नीचे जो होगा वो ईथर एक विंड की, अगर एक ईथर विंड अगर आई तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि ईथर की स्पीड बढ़ गई, स्पीड ऑफ लाइट नहीं बढ़ी। तो इस हद तक जाकर ये चीजें जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी, मगर पुलिस पकड़ ना पाई, बच नहीं पाए सच से। सच्चाई यही है कि एक ना बहुत अच्छे मूवी भी आई है, हम तो थिएटर वाले हैं, हमने उनका नाटक भी करते हैं, लेखक को बहुत पढ़ा है हमने, शहादत हसन मंटो साहब। उनकी बात एक है, मूवी में भी डायलॉग है कि मैं काली तख्ती पे सफेद चौक इस्तेमाल करता हूँ ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। हमें सच को सच की तरह ही देखना चाहिए। हम कि वो है ना कि टाट को रेशम क्यों कहे, तो नीम के पत्ते कड़वे सही, खून तो साफ करते हैं। खैर, वीडियो इसी बारे में थी कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, और कैसे हम आइंस्टाइन की इस थ्योरी तक पहुंचे थे। ये वीडियो उसी के बारे में थी। ये वीडियो थी उस बारे में कि सच जो आपको आंखों के सामने दिखता है उसको आपको मानना चाहिए, अपनी सो कॉल्ड फॉल्स पर्सोना और ईगो को हटा के। और साइंस और ये जर्नी हमें यही साबित करती है हमेशा कि देखिए, सच जो है उसको सच की तरह देखिए, अपने आंखों के सामने से पर्दे हटा दीजिए, अपने आंखों के सामने से परसेप्शन हटा दीजिए। ये सारी बातें इस वीडियो में थी। ये वीडियो थी आपके बारे में, ये वीडियो थी हमारे बारे में, ये वीडियो थी थोड़ी रात के बारे में। आज रेड मून नहीं है बाय द वे। ये वीडियो खत्म करते हैं, हम बहुत कुछ कर लेते, कैलेंडर नहीं पढ़ पाते, आज तो मिल्क मून ही है। यस, तो ये वीडियो खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये सेटअप, ये जगह पसंद आई होगी, कि अगर लगता है कि यार देखिए कैफे हम बैठ नहीं पा रहे, तो थोड़ी बातें दिक्कत है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो यहीं बनाएंगे, यहीं बातें करेंगे, छोटा टेबल लग जाएगा, थोड़ी चाय हो जाएगी और हम अपनी बातें करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।